हेलो बच्चों, मैं ललित सोलंकी आप सभी का परीक्षा पार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आपकी 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कराने के लिए कंक्लूसिव सीरीज लेकर आ चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारा आपकी कंक्लूसिव सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। हम इस सीरीज में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। उस चैप्टर में, रियल नंबर चैप्टर में, ये लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था बच्चों रिवीजन। किसका रिवीजन सर? नंबर सिस्टम और कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम जो होता है मेरे बच्चों, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा था। कौन से दो पार्ट्स थे सर? एक था इमेजिनरी नंबर, एक था इमेजिनरी नंबर, और दूसरा था रियल नंबर। दूसरा कौन सा था बच्चों? रियल। इमेजिनरी नंबर के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इमेजिनरी नंबर के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर पढ़ा था? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने आपको जो जनरल फॉर्म बताई थी वो बताई थी ए प्लस आयोटा बी। ठीक। जिसमें ए जो था वो था रियल पार्ट। क्या था? रियल पार्ट था। और जो आयोटा बी वाला था वो था इमेजिनरी पार्ट। आयोटा बी वाला क्या था? इमेजिनरी पार्ट था। अच्छा सर, आयोटा जो इमेजिनरी नंबर होती है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है स्मॉल आई से। जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में -1। ठीक है सर, इतना हो गया। सर इसका काम कहाँ आएगा? सर इसका यूज़ होगा क्लास 11th में। इसका कहाँ यूज़ होगा? क्लास 11th। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर नेम से एक चैप्टर है, वहाँ हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमें अब क्या करना है? 10th क्लास में हमारा चैप्टर था रियल नंबर, हमको पढ़ना है यहाँ से। तो जो रियल नंबर है वो बढ़ जाता है दो पार्ट्स में। एक हो जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और दूसरा हो जाता है रेशनल नंबर। दूसरा कौन सा हो जाता है? रेशनल। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है बच्चों। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। 22/7, 3/4, 2/7। 2 बट्टे का मतलब है अपॉन में, ठीक है, 2/7। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक। हमने फिर रेशनल नंबर को आगे बांटा था दो पार्ट्स में। कौन कौन से थे सर ये? एक था फ्रैक्शन और एक था इंटीजर्स। जी सर, यही था। फ्रैक्शन को हमने तीन और पार्टों में तोड़ लिया था: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर्स को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा था। इंटीजर्स को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा था? दो पार्ट्स में। एक था नेगेटिव नंबर्स, एक था नेगेटिव नंबर्स, और एक था होल नंबर्स, एक था होल। होल नंबर का मैंने आपको जो रिप्रेजेंटेशन बताया था वो बताया था या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये होंगे हमारे होल नंबर्स। क्या होंगे होल नंबर्स? या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर्स क्या बताए थे? नेगेटिव नंबर्स हमने कल बताए थे कि जो जीरो से छोटे हों उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर में कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर्स मिलेगा। इंटीजर्स के साथ अगर हम फ्रैक्शन को कंबाइन कर लेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। रेशनल नंबर के साथ अगर हम इरेशनल नंबर को कंबाइन कर लेंगे तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। अगर हम रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर लेते हैं तो बनता है हमारा पूरा नंबर सिस्टम। इतनी बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से? ठीक। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर हम इसे इस तरह से भी तोड़ सकते हैं: नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। हम इसे इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं: नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, जिसे हम जनरली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं ना। तीन पार्टीशन बनाते हैं नंबर लाइन के, एक होता है -इन्फिनिटी, एक होता है जीरो, एक होता है प्लस के इन्फिनिटी। ठीक। उसे मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर ही दे रहा हूँ। ये होता है माइनस के इन्फिनिटी, ये होता है प्लस के
ये जितना पार्ट होता है ये होता है पॉजिटिव नंबर्स का पार्ट, ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव नंबर्स का पार्ट। इसमें सर जो जीरो होता है वो नाइदर पॉजिटिव होता है और नॉर नेगेटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एकदम न्यूट्रल आदमी है ये, किसी के पक्ष में नहीं है, है ना, अपने ही पक्ष में ही। नाइदर नेगेटिव नॉर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव सेक्शन हो गया, न्यूट्रल सेक्शन हो गया, पॉजिटिव सेक्शन हो गया। ये होता है नंबर लाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, 3 पार्टीशन में होता है। इंटीजर को हमने बांट लिया है नेगेटिव नंबर्स, ऐसे नंबर जो जीरो से छोटे हों, होल नंबर्स जो जीरो या जीरो से बड़े हों, ऐसे नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को आगे हम बांट लेते हैं 2 पार्टीशन में, एक को बोल देते हैं जीरो और एक को बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। इन्हीं पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नेचुरल नंबर। अच्छा सर नेचुरल नंबर बोलते हैं, जी भैया नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो आगे तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती है। अच्छा सर नेचुरल नंबर कितने पार्ट में बढ़ती है, 1 2 3 4 5। सर पहला कौन सा है, पहला है मेरे भाई इवन नंबर। सर दूसरा कौन सा था, दूसरा था ऑड नंबर। सर तीसरा कौन सा है, तीसरा है प्राइम नंबर। सर चौथा कौन सा था, को प्राइम। और पांचवा कौन सा है, कंपोज है, कंपोजिट। ठीक है मेरे भाई, एक बार हम इसे पढ़ के देखते हैं। मैंने नेचुरल नंबर को बांटा 5 पार्ट्स में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर की मैंने जब आपको कल पढ़ाया था तो जनरल फॉर्म बताई थी 2 × m, जहाँ m जो है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, होल नंबर की वैल्यू आ सकती है। ऑड नंबर की जो मैंने वैल्यू बताई थी, जनरल फॉर्म बताई थी, वो बताई थी 2m+1 हो सकता है या 2m-1 हो सकता है। प्राइम नंबर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो प्राइम नंबर के हमने फैक्टर्स के बारे में जाना था। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद से ही कटे इटसेल्फ। 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के फैक्टर कभी भी नहीं हो सकते, और उन 2 फैक्टर में एक हमेशा इंक्लूड रहना ही रहना है, और वो नंबर हमेशा इंक्लूड रहेगा जो जिसका हम फैक्टर पूछ रहे हैं। तो प्राइम नंबर के इस तरह से 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं सर, ऐसे नंबर अगर जिनमें हम 1 को भी फैक्टर इंक्लूड करके चलें, और जो कि होता ही है, एक जो है हर संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है, और मल्टीपल भी होता है ना। तो 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इसी वजह से अगर हम 1 को इंक्लूड करके चलें तो कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होने चाहिए वो 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 3 या मोर देन 3 होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देख भाई, को प्राइम नंबर में शब्द आ रहा है को का मतलब है 2 की बात करनी है, ठीक है। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर में जीरो को कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाता है होल नंबर का सेट। किसका सेट मिल जाता है, होल नंबर का सेट। अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर को कंबाइन कर ले रहे हैं तो हमें मिल जाता है इंटीजर्स, ठीक है मेरे भाई, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शन को कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दें तो मिल जाता है रियल नंबर, और रियल नंबर में अगर हम इमेजिनरी नंबर को ऐड भी कर लें, मिला लें, तो हमें मिलता है मेरे भाई नंबर सिस्टम। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है रियल नंबर। हमें इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और हमारी कंक्लूसिव सीरीज का उद्देश्य ये है आपको बहुत डीप ले जाकर बहुत अच्छे तरीके से 0 टू एडवांस लेवल तक की तैयारी यहाँ कराई जाए। आपको कंटेंट देखकर ऐसा ही लगेगा कि सर ने जो बात बोली है वो सच है, ठीक है ना। और हमारा मकसद रहेगा आपको एकदम उठा दें, आपका जो लेवल है ना वो एकदम एडवांस वाला ही हो जाएगा इस सीरीज को करने के बाद, ठीक। अच्छा यहाँ तक हो गया, नेचुरल नंबर बता दिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे क्या है सर, एक था इसमें कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था मेरे भाई, देख प्राइम नंबर यहाँ भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर और आइजेशन, ठीक है ना, इस शब्द को तोड़ कर पढ़ो। कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर क्या बताया सर आपने, मैंने भाई प्राइम नंबर बताया है ऐसा नंबर जिसका जो फैक्टर है वो 1 हो और इटसेल्फ वो नंबर खुद हो। ऐसे नंबर का हमें क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था जब मैंने लेक्चर नंबर 1 लिया था, तो फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवीजर। किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजर होता है वो उस नंबर का क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। तो अगर हम किसी प्राइम नंबर को
अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ तोड़ कर मल्टीप्लाई के रूप में लिखें और वो जो फैक्टर्स आए वो सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, तो हम उसी फैक्टराइजेशन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ये था थोड़ा सा कल का इंट्रोडक्शन जो हमने कल लेक्चर नंबर 1 में आपको क्या था, पढ़ाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने पूरे नंबर सिस्टम का। इस इस वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे कल के क्लास 11th में, इमेजिनरी नंबर्स को। अभी तक बस आपको इसी पोर्शन पे ध्यान देना है। रियल नंबर रेशनल, इरेशनल और रेशनल में टूटता है। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन और इंटीजर में बांट लेते हैं। इंटीजर्स को हम नेगेटिव नंबर और होल नंबर में बांट लेते हैं। होल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर और जीरो में बांट लेते हैं। और पॉजिटिव नंबर को हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ है, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट। ठीक है मेरे भाई। और आपको जैसा पता ही है होल नंबर जो है मेरे भाई वो जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। नेगेटिव नंबर में, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जो हम आज पढ़ाने आपको आए हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसकी शुरुआत होगी मेरे भाई टॉपिक से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम क्या है मेरे भाई टॉपिक का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम ही टॉपिक का फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से जड़ से ही सीखना है, ठीक है ना। फंडामेंटल तो क्या बताएंगे सर इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है मेरे भाई, वो क्या कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सर ये आपने क्या क्या बोल दिया इंग्लिश में, हमारी तो अंग्रेजी एकदम कमजोर है मेरे भाई। कोई बात नहीं है, गणित में अंग्रेजी का ऐसा कोई खास रोल होता नहीं है ना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और इसी के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर, हमें क्या लेना है, एक कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेना है। लेट सपोज हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ही ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जब बात फंडामेंटल की कर रहा है तो हम फंडामेंटली ही इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है मेरे भाई, 4 होता है। क्यों होता है सर, बता तो दीजिए। हाँ मेरे भाई बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी होता है, इसका फैक्टर 2 भी होता है, इसका फैक्टर 4 भी होता है, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए, मतलब कि क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा हो गए, तो ये नंबर किस कैटेगरी में रखा जाता है मेरे भाई, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब क्या कह रही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सर फालतू की बात मत करो, कॉन्सेप्ट सिखाओ, ठीक है ना, पिन पॉइंट रहो अपने टॉपिक पर, ठीक है मेरे भाई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसे कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात इतनी सी ये बता रही है हमें। फिर क्या आगे कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा जब हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नंबर को तोड़कर लिखेंगे, ये हर नंबर का क्या होने वाला है, यूनिक होने वाला है, अद्वितीय होने वाला है ना। इस जैसा किसी दूसरे नंबर का फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यूनिक, यूनिक होगा। कैसा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक होगा। और कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे कुछ करके, है ना, जो भी होगा वो होगा डिसाइड नंबर पे, नंबर क्या है ना, उस हिसाब से हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा वहाँ, होना तो बेसिकली यही चाहिए, एक क्रम ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर को ना लिखना चाहो, एक वेल डिफाइंड वे में ना लिखना चाहो, तो ऑर्डर को कोई हम ज़्यादा वैल्यू देंगे नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा बताया सर आपने, मैंने बताया 4। क्यों बताया, क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ठीक है। अच्छा सर, अब इसके बारे में और कुछ बताइए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मैंने ले लिया, ठीक है। 4 जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो हम इसे करते हैं वो क्या करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम 4 को कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, या हम इसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 की पावर 2। अच्छा बताइए 2 कैसा नंबर है मेरे भाई जो 2 नंबर है ना, 2 है प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। और ये इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद में इवन भी है, कैसा है, इवन भी है, इवन प्राइम नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। जो 2 है मेरे भाई वो कैसा नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा सर ये तो बता दिया। अच्छा फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक को और अच्छे से फील कराओ सर, ठीक है मेरे भाई। 36 लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 9 बार जाएगा, 3 से
3 टाइम और 3 वन जा 3। अच्छा सर इसे कैसे लिखेंगे? भाई देख 36 लिख, आगे इन नंबर्स का प्रोडक्ट लिख दे। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार आया है 2, फिर 3 आया है 2 बार। अच्छा सर, सर इसमें क्या है, इससे क्या समझा रहे हो आप? भाई देख यहाँ जो 36 है वो हमने कैसे लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मतलब क्या है सर? ये तो 2 और 3 का प्रोडक्ट लिख दिया आपने। भाई मेरे भाई देख 2 और 3 यहाँ कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रही है वो यही बात तो कह रही है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को, कैसा नंबर 36 कंपोजिट नंबर, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उस प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम इसे अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। तो 9 चौक 36, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीन। ठीक है। अच्छा सर अब हम करने क्या जा रहे हैं मेरे भाई? इस चैप्टर में जो है एलसीएम और एचसीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और आगे आने वाले जब हम आगे लेक्चर में जाएंगे तो हमें प्रूफ करना होगा इरेशनैलिटी। ठीक है ना? तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज और एप्लीकेबल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, सवालों को लगाते समय हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो हमें करना क्या है? हमें बेसिक कैलकुलेशन पे कुछ वर्क करना अपने पे। सर वो कैसे करेंगे मेरे भाई? आपको करना क्या है? आपको टेबल्स जो होते हैं वो 2 से लेकर 25 तक के टेबल एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेने हैं ना, 2-3 बार अपनी रफ कॉपी में लिख के देख लेना। क्यूब जो होते हैं 1 से 15 तक के आपको याद ना हो वो बात अलग है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस में होने ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा इन्हें याद ही करके रख लीजिए, क्योंकि आगे तक के जो कम आपका एजुकेशन फील्ड है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना? काम ही आती हैं चीज़ें, बेकार नहीं जाती हैं। स्क्वायर्स आपको कहाँ तक आने चाहिए? ये प्रैक्टिस होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स की। और डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। आप किसी भी संख्या को देख के बता दोगे, किसी भी नंबर को देख के बता दोगे ये नंबर किससे कट रहा होगा। ठीक है ना? और प्राइम फैक्टराइजेशन में इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, इन जितनी मैंने यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा नीड है। बेसिक फंडामेंटली ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का आपका जो क्रक्स है, सार है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, और इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की बेस पे करने हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा ये देखो, हमें डिविजिबिलिटी रूल आने ही चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो देखो यूनिट प्लेस 0 है तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 सत्ते 14, 70 बार। 2 से 2 6 2 5 10। अब ये जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो जो 140 है वो किस किस के टर्म में टूट गया? जो 140 नंबर है हमारा, जो हमने यहाँ लिखा है, वो किस किस नंबर के टर्म में टूटा है? 2 से गया 70 बार, 2 से गया 35 बार, 5 से 35 कटा 7 बार, और 7 से 7 कटा 1 बार। तो हम इसे कैसे लिख सकें? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यही क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही तो बता रही थी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? अब अच्छा इस पे आ जाओ। यहाँ भी यूनिट प्लेस क्या है? 6 है, तो ये 2 से आराम से कट जाएगा। 2 से बजा 14, 2 अट्ठे 16। अच्छा आपको वेरीफाई करना हो, बेसिक बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी हमारी जो कंक्लूसिव सीरीज का ये दौर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5, शायद 5 या 6 तक, इसमें हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है ना? इसके बाद आने सुने होंगे धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है भाई? दिमाग आप हिल जाओगे, आपको मौज भी आएगी। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया तो सवालों करने में आपको मौज भी आएगी, और आप रहे ऐसे ही लापरवाह बनकर तो आपको उनमें दिक्कत भी आनी तय है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना है जितनी बातें बताई जा रही हैं आपको। तो यहाँ यूनिट प्लेस कितना है? 6 है। और 2 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो यही बताती है, अगर किसी डिजिट की यूनिट प्लेस जो है 0 2 4 6 8 कुछ भी हो तो वो क्या है? 2 से कट जाता है। तो 2 से 15 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 6 उतालिया 2 अट्ठे 16। और वेरीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 अट्ठे 16 की 6, हाँ 16 को 1 कैरी लिया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है? तो सही जा रहा हमारा, है ना? तो 2 तिया 6 और 2 में 18। इतनी बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आगे के जो सवाल हैं करने में उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और मौज आएगी सवाल करने में ना, पढ़ने में मजा आएगा। तो 2 तिया 6, 1 बचा 8 उतालिया 2 में 18। ठीक है? अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 प्राइम नंबर है ही, तो 13 एकम 13, खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाई?
अच्छा 92 को करो सर। ठीक है, 2 चौका 8, ठीक है मेरे भाई, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 क्या एक प्राइम नंबर है, 23 से 23 वन टाइम जाएगा। अच्छा मेरे भाई आपको एक बात बता दूं कि 1 से लेकर जो 100 तक है ना, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती है उनमें है ना 25 प्राइम नंबर आते हैं। कितने प्राइम नंबर आते हैं? 25 प्राइम नंबर आते हैं। और प्राइम नंबर क्या थे? जो 1 से और खुद से कटे हैं, ठीक है मेरे भाई, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 1 2 28, 2 चौका 8 और 1 9, ठीक है सर। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है सर। 23 तो प्राइम नंबर है ही है, ये खुद से कटेगा, 1 से कटेगा तो खुद से काटा तो 1 ही आया ना। अच्छा 54 को काटो सर। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ठीक है मेरे भाई। वेरीफाई कर लो। 2 सत्ते 14 की 4, कैरी लिया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 निम 27, 3 तिया 9, ठीक है ना मेरे भाई। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कहीं आपको मिस्टेक लग रही हो कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन सही आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, तो ये डिवीजन और डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट है ये ना बेसिकली। 2 से 54 में डिवाइड किया तो 27 टाइम, फिर इसमें डिवाइड किया तो 9 टाइम, फिर 9 में डिवाइड किया तो 3 टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ठीक। अच्छा सर 72 को करो तो 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, 36 बार जाएगा है ना। 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 ही होते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3। अच्छा अच्छा सर एक तगड़ा सवाल लग रहा हो है ना, चलो जी इसको करते हैं, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तो इतनी बड़ी अगर आपको डिजिट दे दी जाएगी तो आपका ही प्रॉब्लम। अच्छा कैसे करेंगे सर? यूनिट प्लेस तो 0 है ही नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 2 3 कटेगा नहीं। 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो होती है अगर हम किसी भी डिजिट नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लें, अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ऐड करके देखो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 3 से तो नहीं कट रहा है ये, फिर किससे जाएगा? अच्छा 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 7 की डिविजिबिलिटी होती है अगर हमें कोई नंबर गिवन है, अगर हमें नंबर गिवन है जैसे 1771। अच्छा सर। अच्छा 7 की डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो करते हैं यूनिट प्लेस का डबल करो। यूनिट प्लेस का क्या करो? डबल कर दो। डबल कर लिया सर, 2 आ गया। अब जो डिजिट बच रही है 177, इसमें से इसे कर दो सब्ट्रैक्ट। कितना टाइम जाएगा? 7 में से दोगे तो 5 बचे, 7 और 1 175। अच्छा सर अब क्या है? 175 को 7 से करो डिवाइड, 7 दूनी 14, 3 बचे 5, 7 पन्ना 35। जो 175 हमारे पास शेष बचा था वो क्या हुआ? हमने उसमें 7 से डिवाइड लगाया तो 25 टाइम पूरा पूरा चला गया। तो अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी नहीं आती तो यहाँ से ध्यान से देखना, कोई भी डिजिट दी हो उसका जो यूनिट प्लेस है वो उसको करना है डबल, उसमें से जो संख्या बची हो उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो सब्ट्रैक्ट करके आए या तो 0 आ जाए सब्ट्रैक्ट करके, या 7 का मल्टीपल आ जाए, तो वो जो पूरा नंबर है वो क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये है 7 की डिविजिबिलिटी। उम्मीद है समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, जगह नहीं है तो मैं इसे हटा रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा काटो, 7 से कट रहा है ना। 7 से कितनी बार जाएगा? 17, 7 2 जा 14 है ना, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 नीचे आ गया, 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, तो 7 दिया 21। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर अब ये 7 से जाएगा नहीं जाएगा? 3 का डबल 6, 25 में 6 गए तो 19, नहीं सर 7 से तो नहीं जा रहा। अब किससे जाएगा? 9 से चेक करें सर, 9 से भी नहीं जा रहा। अच्छा सर 11 से देखना सर, क्योंकि सर आपने 10 से क्यों नहीं चेक किया है? क्योंकि यूनिट प्लेसेस की 0 है ही नहीं है, तो हम 11 से चेक करते हैं। अच्छा सर 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है भाई? ये तरीके होते हैं कुछ कुछ आपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के, ठीक है ना। अगर आपके बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग है तो आप सवाल को लगा ले जाओगे ना, आप परेशानी नहीं होगी इसमें सवाल करने में आपको। सर 11 की डिविजिबिलिटी क्या है मेरे भाई? देख इस कितने नंबर हैं डिजिट में? 1 2 3। अच्छा सर जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पे उनको ऐड करो, 3 और 2 5। जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पे उनको ऐड करो, 3 और 2, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो 3 और 2 को जोड़ा 5 आया। और जितने भी इवन प्लेस पे उन्हें ऐड कर लो, लेकिन यहाँ तो बस एक ही है, 5 ही है। चलो कोई बात नहीं, अगर आगे होता नंबर तो इवन प्लेसेस वाले नंबर को ऐड कर लेते और ऑड प्लेसेस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इवन प्लेसेस वाले नंबर को ऐड कर लिया, ऑड प्लेसेस वाले नंबर को ऐड कर लिया, और उन दोनों का करना है डिफरेंस जो सम होके आए। अगर सम डिफरेंस लेके डिफरेंस करने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल बच रहा है
तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो देखो 3 और 2 5, और 5 में से 5 घटाए तो 0 बचा, तो ये 11 से कटनी चाहिए। तो काट के देखते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 ही 33 ज़्यादा होगा तो 11 दूनी 22, 25 में से 22 गए तो 3 बचे, 3 नीचे आ गया, 11 ही 33। अब 23 तो प्राइम नंबर है ही है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। 23 को 23 से काटा, एक टाइम गया। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपको बेसिक मतलब बहुत आराम आराम से बहुत स्लो होके समझाया, डिविजल टिप बताई है। इन चीज़ को सीख के, इस एप्लीकेशन को सीख के आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये घर पर अटेम्प्ट करके देखने हैं। ठीक है मेरे भाई, अटेम्प्ट योर सेल्फ। ये आपको घर पर अटेम्प्ट करने हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेना एक बार अगर आपको नहीं है, लेकिन मैंने इतना बता दिया है, 7 की बता दी, 11 की बता दी है ना, बाकी एक दो और है मैं उसको भी बता दूंगा जिनकी ज़्यादातर हमें यूज़ पड़ते हैं। बच्चे ज़्यादातर जो घूमते हैं वो होता है 7 की डिविजिबिलिटी में और 11 की में ही, है ना। बाकी तो आसान है डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों आपको खुद करनी है। उम्मीद है ये इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 2 सत्ते 14, 0 2 35। ठीक है, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीखना है जो भी हम सीख रहे हैं ना, ताकि हमारा जो स्कोर है, जो हमारी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, बूस्ट हो जाए ना। चीज़ों को समझते समझते पढ़ना है। अच्छा सर, अगली स्लाइड क्या है? आपकी 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर की पावर n का। अच्छा सर, उसमें क्या बताना पड़ता है मेरे भाई? कंपोजिट नंबर की पावर n में हमसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ किसी भी कंपोजिट नंबर की पावर अगर n है तो क्या वो डिजिट कभी 0 पे एंड होगी, जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर। अब आपको पहले कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने पूरा नंबर सिस्टम जो है आपके सामने खोल दिया था, है ना। हर चीज़, हर जगह कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आप इरेशनलिटी प्रूफ करोगे ना तो वहाँ को प्राइम नंबर का आ जाएगा। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होंगे ना, तो उनके बारे में आपको डेफिनेशन के तौर पर बेसिकली ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता था मेरे भाई? ऐसे नंबर्स जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते थे, उन नंबर्स को हम क्या बोलते थे? कंपोजिट नंबर बोलते थे। अब उस पर उसने लगा दिया, उसकी खोपड़ी पे बैठा दिया पावर एन। अच्छा, एन क्या है? एन बोल रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताए हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो अच्छा, आपको इसमें कुछ लग पा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो कंपोजिट नंबर की पावर एन कब 0 पे एंड हो सकता है, कब नहीं हो सकता है? तो हमें क्या बताना है इसमें मेरे भाई कि ये जो नंबर है ये कभी कैन एंड विद डिजिट 0? क्वेश्चन मार्क। क्या कोई भी कंपोजिट नंबर की पावर जो एन है वो कभी 0 डिजिट, मतलब जब इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे स्क्वायर वगैरह जो भी यहाँ एन की वैल्यू होगी उस हिसाब से हम उसे सॉल्व कर लेंगे, तो उसकी जो एंडिंग है आंसर की, क्या वो उसका यूनिट प्लेस कभी 0 हो सकता है? तो ये वाला हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अच्छा सर, वो कैसे पढ़ेंगे? उसमें भी देखो मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, क्या है उसमें, कैसे बताएंगे? अगर किसी डिजिट को हमें यूनिट प्लेस 0 पे एंड कराना है तो हमारे पास 3 डिविजिबिलिटी है, उनका हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं, या साइड में दे देता हूँ। अगर किसी डिजिट की यूनिट प्लेस, मान लो कोई डिजिट ए बी सी टाइप में है ना, ए बी सी टाइप में है, 3 नंबर की डिजिट है, 3 डिजिट्स का नंबर है, वो उसका यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ है, तो मेरे भाई वो किससे कटेगा? डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है ना। अच्छा सर, आगे कोई भी नंबर है, यही है ए बी सी टाइप के नंबर ले लो, 3 डिजिट्स का नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस जो है, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 या 5 है, कैसा है? 0 या 5 है, तो वो जो नंबर है वो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई? 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई? 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सर, अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें मेरे भाई, तो 10 कितनी बार जाता है? 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हमने जो डिविजिबिलिटी पढ़ी है 2 की और 5 की, वो किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है? 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। और 10 की डिविजिबिलिटी क्या आती है मेरे भाई? अगर कोई डिजिट ए बी सी टाइप की है, 3 डिजिट की नंबर है, कोई 3 डिजिट का नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो वो किससे डिवाइड होता है कंप्लीटली? 10 से डिवाइड होता है मेरे भाई। किससे डिवाइड होता है? 10 से डिवाइड होता है। तो ये था इसका बेसिक, यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है, लेकिन अलग तरीके से करना है। ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या बोल रहा है सर ये? हमने 2 की डिजिटलिटी पढ़ ली, जिसके यूनिट प्लेस पे किसी डिजिट के बाद 2 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस 0 या 5 है तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हमने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा तो क्या आया? 2 × 5 आया, 2 पंजे 10। ठीक है।
अगर किसी डिजिट का यूनिट प्लेस 0 होता है तो वो मेरे भाई 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है ना। अच्छा सर, यही बात है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली? 10 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसी क्या बात है इसमें? तो अच्छा बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमें क्या मिल रहा है मेरे भाई? 2 और 5 मिल रहा है ना। अच्छा सर, अब यहाँ एक साइड में समझाइए सर, जैसे मान लो 12 है, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम। अच्छा सर, 25 ले लेते हैं, 5 से 25, ठीक है मेरे भाई। सर 25 के यूनिट प्लेस पे 5 है, 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसमें तो कहीं ये संख्या जो है इसमें भी 2 आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें 5 आ रही है, लेकिन ये जो डिजिट्स हैं ये तो 0 पे एंड नहीं हो रही हैं, तो हाँ मेरे भाई ये नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को हमें क्या लगाना है, इस कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट में लगाना है। अब सर इतनी रामायण सुना दी, कंसेप्ट तो बता दो अच्छे तरीके से। ये बेसिक था थोड़ा सा ना, आप कनेक्ट करोगे चीज़ों को। अच्छा सर, एग्जाम्पल ले लीजिए, अब बहुत देर हो गई है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल भैया, एग्जाम्पल ले लेते हैं कंपोजिट नंबर की पावर n का। तो फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर n, हमें बताना है मेरे भाई 4 की पावर जो n है, क्या वो कभी सॉल्व करते टाइम जब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस कभी 0 हो सकती है? तो कैसे देखेंगे सर? अच्छा सर, क्या करेंगे, जो हमें नंबर गिवन है यहाँ, क्या है मेरे भाई, जो हमें यहाँ नंबर गिवन है, जो हमें यहाँ नंबर गिवन है, हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो करो, 2 2 जा 4, 1 जा 2। अच्छा सर, कैसे लिखेंगे इसे? तो इसे हम लिख सकते हैं 4 बराबर 2 × 2, तो हम इसे लिखेंगे 4 बराबर 2 की पावर 2। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 की पावर n है सर, तो हम 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर लगा देंगे n। अच्छा सर, अब क्या होगा, मैंने कही क्लास 9th में आ जाओ मेरे भाई, लौट के कहाँ जाओ, क्लास 9th में। अरे मास्टर जी आप तो पागल हो गए हो, हैं? क्यों भाई, 10th का पढ़ा रहे हो, 9th में क्यों ले जा रहे हो? भैया कॉन्सेप्ट भी तो लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? यही बताते। ए बेस है, उस पर पावर p है और उसकी पावर q है। तो आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 में ही फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की पावर p फिर उसकी पावर q है तो हम उसे क्या लिखते थे, हम उसे लिखते थे a की पावर p q, पावर मल्टीप्लाई कर देते थे ना। तो देखो यहाँ कुछ कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा, 2 की पावर n। अच्छा सर ये बात है, हाँ मेरे बच्चे यही बात है। तो यहाँ 2 इंटू n में हो जाएगी, तो 2 की पावर 2n हो जाएगा। तो हम 4 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब कोई कंपोजिट नंबर 0 डिजिट पे एंड कर रहा है, यूनिट प्लेस 0 पे एंड करेगा, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एज वेल एज 5 भी होना ही चाहिए। अगर 2 है 5 है तो कंडीशनल है, एंड हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर 2 और 5 अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं तो वो नंबर क्या होगा, हमेशा 0 डिजिट पे ही एंड, यूनिट प्लेस 0 पे। क्यों होगा सर? क्योंकि जो उसमें आएगा ना 2 × 5, वो उसको कर देगा 10। अब उसके बाद तुम कुछ भी करते रहो, वो यूनिट प्लेस उसकी 0 रहनी ही रहनी है। सर एग्जांपल देके बताना, देख भाई 30 का एग्जांपल ले लो यहीं, ठीक है। करो सारी से, 2 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। 3 भी है, अदर नंबर 3 भी है, लेकिन 2 और 5 हैं, तो ये कंपल्सरीली यूनिट प्लेस इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हैं तो उनका जो मल्टीपल होगा वो बनाएगा 10, और 10 में हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। ये इसका बेसिक था, है ना। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, माइंड में लेके चलना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी तो आप इतने होशियार हो कि आप कर दोगे इस चीज़ को, ठीक है ना। 4 की पावर n, अच्छा सर आपने पहले इसे ऐसे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला उस नंबर का, ठीक है सर, फिर उसे पावर की फॉर्म में लिखा, ठीक है सर, फिर आपने उसे सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है सर। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर पावर की n में, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो डिजिट दी है उसमें 2 ही है, ओनली क्या है, 2 है, 5 एब्सेंट है। तो 5 नहीं है तो मेरे भाई ये जो कंपोजिट नंबर 4 की पावर n हमने ली है, या कोई भी और अदर नंबर जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5, स्पेशली 5 पे फोकस ज़्यादा करना है ना, अगर 5 मिसिंग है तो वो नंबर 0 पे कभी भी एंड नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने यही बात यहाँ भी लिखी है। सर ये क्या लिख रखा है हमने, नोट करके ध्यान दो। ये लिख रही है भैया, अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताई गई थी, लेक्चर नंबर 1 में ही बताई गई थी, क्या बताई गई थी
यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है सर? ये भैया ये बात बोलती है अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर आ जाएंगे प्राइम फैक्टर के, प्राइम नंबर आ जाएंगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स में, तो वो किसी दूसरे नंबर के लिए रिपीट नहीं हो सकते, फिर वो किसी दूसरे नंबर को नहीं बना सकते, वो एक ही नंबर देंगे, ठीक है ना। हर नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या गारंटी देती है? ये गारंटी देती है कि इनके अलावा इसमें अब कोई अनदर नंबर आ ही नहीं सकता, और जब 2 के अलावा 5 आ ही नहीं सकता तो ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर की पावर n, मतलब हमने एग्जांपल लिया 4 की पावर n का, ये नंबर कभी 0 पे एंड करेगा ही नहीं, यूनिट प्लेस इसकी कभी 0 होगी ही नहीं। ये था ये क्वेश्चन, है ना। और फिर आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे तो क्या लिख दोगे? सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है 4 की पावर n के लिए, फॉर विच, तो हम जो भी नंबर लेंगे, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल 4 की पावर n लिया, आप 6 की पावर n लिख सकते हो, 9 की पावर n ले सकते हो, 8 की पावर n ले सकते हो ना। तो ऐसा कोई भी नंबर 0 यूनिट प्लेस 0 पे एंड नहीं करेगा। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच, हमने यहाँ 4 लिया तो हम यहाँ 4 की पावर n लिख देंगे, 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। उम्मीद है समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट, है ना। काफ़ी आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। आपको घर पे बैठकर इसी कंसेप्ट के मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ वो सॉल्व करने हैं ना, और आंसर जो आए, और आपको जैसे भी हमारी लेक्चर सीरीज लगे, आपको समझ में आए या कुछ चीज़ समझ में ना आए, आपका जो भी फीडबैक हो आप हमें उसे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं ना। हम आपके कमेंट को जरूर रीड करेंगे और देखेंगे बच्चों को कैसा रिस्पॉन्स रहा है, हम उसमें क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ एडअप कर सकते हैं। और आप अपने भी सुझाव दीजिए कि सर इस तरह से पढ़ाइए, इस तरह से क्वेश्चन कराइए ना, बोर्ड के पैटर्न की तैयारी किस तरह से करानी है ना। आप भी अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक है हमें कमेंट के माध्यम से भेजते रहिएगा, हम उसे प्रोसेस करेंगे ना। ठीक, तो आपको HW में यहाँ क्या सॉल्व करनी है? मैंने आपको सॉल्व कराया 4 की पावर n, आपको घर पर बैठ के क्या करना है? 6 की पावर n सॉल्व करनी है, 8 की पावर n सॉल्व करनी है, और 9 की पावर n सॉल्व करनी है। अच्छा सर एक बात तो बताई नहीं है आपने, बच्चे कौन सी बात नहीं बताई? सर ये कंपोजिट नंबर की पावर n क्यों लिखा है आपने, है ना, क्वेश्चन तो आना चाहिए। कंपोजिट नंबर की पावर n ही क्यों लिखा है, प्राइम नंबर क्यों नहीं है? मेरा प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और इटसेल्फ होता है ना। ठीक है, क्या होता है? 1 और इटसेल्फ होता है। तो उसमें जो यूनिट प्लेस 0 होने की कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टराइज में 2 और 5 आने चाहिए, वो उसको लिमिट कर देता है, वहीं तक रोक देता है। तो जब ये चीज़ आने ही वाली नहीं है तो हम प्राइम फैक्टर की पावर, प्राइम नंबर की पावर n की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं? कंपोजिट नंबर की पावर n यूज़ करते हैं ना। तो ये चीज़ें, ये अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं आपके तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों का सा खेल है ना, हो जाएगा आराम से। 6 को कैसे लिखेंगे? 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? 6 आता है, उसकी पावर n लगा देंगे। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है ना, और उसकी पावर n, तो हो जाएगा 2 की पावर 3n, वो भी कभी 0 पे एंड नहीं करेगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3 की पावर 2n हो जाएगा, ये भी कभी 0 पे एंड नहीं करेगा, है ना। और वो सब चीज़ें क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ हर चीज़ खुल कर बता दी है ना। ये हमारा एक 9th क्लास का फॉर्मूला था बेसिक का। ठीक, अच्छा सर ये यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या गारंटी कर रही है अर्थमेटिक की? ये गारंटी करती है कि हर जो नंबर है, हर कंपोजिट नंबर अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन रखता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आ गए वो किसी और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये बात हमें यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम गारंटी करती है। और जब हम इस आंसर को अपना कंक्लूड कर रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे? सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच, जो भी हमें नंबर गिवन होगा, जैसे 4 की पावर n गिवन है तो हम 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। चलो आगे चलते हैं। अच्छा सर प्राइम फैक्टर बता दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता दी, अब आ गया आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का। अच्छा सर इसे कैसे पढ़ाओगे? मेरे भाई एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा सर मैं इस चीज़ को पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, नोट करके यहाँ लिख लेता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। क्या बताओगे सर ऐसा खास? आप पहले ही बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पर, आप में से क्या खास बात है? आप बस जुड़े रहिए, आपको पता ही चल जाएगा हम पढ़ाते कैसे हैं ना, कंटेंट में क्या खास बात है। आपको बस जुड़े रहना हमसे ना,
वो आपको लास्ट में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होगे और जब आप हमसे जुड़ चुके होगे, आपने पूरी तैयारी हमारे साथ ही करी होगी, तो आपको अपने आप में अलग इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अच्छा सर, इतनी बड़ी बात मैं तो बोलूँ, ठीक है सर, पहले हम अपना पढ़ाते हैं ना। अच्छा सर, अगर हमारे पास कोई नंबर एन है, क्या है हमारे पास कोई कैपिटल नंबर एन है, क्या है मेरे बच्चे, कोई भी कैपिटल नंबर एन है, हमने जनरल फॉर्म में लिया है ना, कैपिटल एन। अच्छा सर, तो उसका जो फैक्टर होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा, किसी भी नंबर एन का जिसे हमने कैपिटल एन माना है, उसका जो फैक्टर होगा या तो वो नंबर एन के बराबर होगा, ठीक है, या उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। क्या फैक्टर, क्या मेरे भाई, फैक्टर। किसी भी कैपिटल नंबर एन का जो फैक्टर होगा मेरे भाई, वो या तो नंबर के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही रहेगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा, फोर, फोर के कंपोजिट नंबर कौन कौन, फोर के फैक्टर कौन कौन से थे, एक था, दो था और चार था, ठीक है। अगर हम वन से फोर को डिवाइड करें तो फोर टाइम जाएगा, ठीक है, एक चार से छोटा है, दो से चार में डिवाइड करेंगे तो दो बार जाएगा, दो चार से छोटा है, और चार से चार में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, है ना, चार इक्वल है चार के। तो एक बेसिक सा सिंबल मैंने बना दिया, आप इसे याद रख सकते हो। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात मेरे भाई ये है कि अगर कोई नंबर कैपिटल एन है, उसका मल्टीपल या तो नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। क्या होगा, मल्टीपल, मल्टी। सर इन बातों को यहाँ बताने की क्या जरूरत पड़ी मेरे बच्चे, ऊपर देख, एलसीएम लिख रहा है, एचसीएफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एलसीएम लिख रहा है और एचसीएफ लिख रहा है, मल्टीपल। अच्छा सर, आप पूरी साल हमें इसी तरह से पढ़ाओगे, इसी तरह से पढ़ाऊंगा क्या भाई। कोई नंबर हमने कैपिटल एन मान लिया है, उसका जो फैक्टर है या तो नंबर के बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल फोर के, है ना, या उस नंबर से छोटे ही होंगे, फैक्टर की वैल्यू कभी नंबर से बड़ी जा ही नहीं सकती है, ठीक है ना। और फैक्टर का मतलब क्या बताया था, फैक्टर होता है किसी डिजिट का एग्जैक्ट डिवीजर, फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर या डिजिट का एग्जैक्ट डिवीजर। और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल या तो नंबर के इक्वल आएगा, जैसे मैं पूछूं फाइव का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, फाइव मल्टीप्लाई वन, पाँच, पाँच एकम पाँच, ठीक है, बराबर आ गया, उससे ज़्यादा। अब आप इनफाइनाइट तक कितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना, जैसे पाँच दूनी दस है, पाँच पचम 25, है ना, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको मल्टीपल क्या मिलेगा, नंबर से हमेशा बड़ा ही मिलना है, और फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा या इक्वल मिलना है, और मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या बड़ा मिलना है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में आपके में। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डिवीजर, फैक्टर का मतलब क्या होता है मैंने, एग्जैक्ट डिवीजर, क्या होता है मेरे भाई, एग्जैक्ट डिवीजर, एग्जैक्ट डिवीजर। मतलब क्या है सर इस बात का, एग्जैक्ट डिवीजर का, मेरे भाई अगर इस चीज़ से तुमने डिवाइड किया किसी नंबर में तो रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलना है, ठीक है ना। अच्छा सर, इन बातों को बता रहे हो आप, अच्छा हाँ बिल्कुल इन बातों को बता रहे हैं। अच्छा, एलसीएम पे बात कर लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चलो ठीक है। पहले एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के लिए आपको किस किस कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन पे ना। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ना मैथमेटिक्स में, जब भी आप करोगे, अर्थमेटिक में तो खासकर बहुत ज़्यादा यूज होता है। एलसीएम 12 का, 12, 15 और 21, इन सब का हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा सर बताओ, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दो छिक्के 12, दो तिया 6 और तीन एकम। अच्छा सर, 15 का करो, तीन पंजे 15, पाँच एकम 5। 21 का करो, दो से तो कट नहीं सकता क्योंकि यूनिट प्लेसेस की 02468 में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका कर रहे हैं हम 21 का कर रहे हैं, ठीक है, तीन सत्ते 21, सात एकम। अच्छा सर, लिखिए सर, जी बिल्कुल लिख रहे हैं। 12 बराबर क्या लिखेंगे, दो दूनी चार तिया 12, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, यहाँ से 15 भाग गया, 15, ठीक है, 5 टाइम, ठीक। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। लेकिन मुझे एक चीज़ समझानी है, तो मैं इसे ऑर्डर अपोजिट करके लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा सर, क्या समझाना है आपको मेरे भाई, 5 को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, है ना। 5 से पहले काट लो, 5 से 15, तीन तीन एकम 3, है ना, या 3 से पहले काट लो। जब मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताई थी, वो यही बात बोल रही थी, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में, ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तो चाहे इस डिजिट को 5 से पहले काट लो या 3 से पहले काट लो, बात वही आनी है। 5 तिहाई 15 होते हैं, 3 पंजे 15 ही होते हैं। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी होल नंबर्स के लिए ना,
ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात एक ही आनी है, और होल नंबर्स, ठीक। अच्छा सर 21 को कैसे लिखेंगे? 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल भाई ये बात है। ये कहाँ से आया है? ये आया प्राइम फैक्टराइजेशन से। कहाँ से आया मेरे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अच्छा सर बताना क्या चाह रहे हो? मेरे भाई मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जब भी हम एलसीएम लिखते हैं ना, तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप खोल के देखो बुक को। क्या लिखा हुआ है सर? एलसीएम की और एचसीएफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है सर? बताओ जल्दी, बातों को मत घुमाओ। बिल्कुल भाई बता रहे हैं, पॉइंट पे ही आ रहे हैं, ठीक है। और कोई जो भी कॉमन नंबर है, जो भी कॉमन नंबर है उसकी देखनी है हाईएस्ट पावर। क्या देखनी है एलसीएम में? एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर देखनी है, और जो बाकी नंबर बच जाएं उन सब की भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो उससे हमारा क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई? एलसीएम आ जाता है। तो कॉमन नंबर आ रहा है 3 आ रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी है? तीनों नंबर में 3 की पावर 1 ही है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। अगर मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो हम 3 की पावर 4 लेते, बाकी 3 से हमें कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है सर। जो बच रहा है बाकी का, इसे भी लिख दो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप इसे सॉल्व करके बता दीजिएगा कितना आ रहा है ना। अच्छा सर इसका और भी कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। ये जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं 12 15 21 का, ये जो डिजिट आएगी सॉल्व करके, ठीक है ना, क्या होगा सर? उसका क्या मतलब है उससे? फिर भाई वो ऐसी डिजिट आएगी जो इन सभी नंबर से कट जाएगी। अच्छा सर ये क्या बात हुई? कट तो सभी जाएंगी अगर मल्टीपल हैं तो इसके। हाँ बेटा कट जाएगी, लेकिन वो ऐसी सबसे छोटी डिजिट होगी, ऐसी सबसे छोटी डिजिट होगी जो 12 15 और 21 से कटेगी। एलसीएम का सिग्निफिकेंस ये होता है ना, 12 15 21 आप करके देख सकते हो। 12 से भी कटेगी ये डिजिट, 15 से भी कटेगी, और 21 से भी कटेगी। कटने का मतलब डिवाइड होगी, है ना। और वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से कटेगा। क्या है? वो जो आंसर यहाँ आएगा एलसीएम में, वो ऐसा छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से कटेगा। उससे बड़ी तो बहुत होंगी, है ना, पर छोटी नहीं होगी कोई, सबसे छोटी यही नंबर होगी जो आएगा ये निकल के, है ना। तो एलसीएम का मतलब ये है। अच्छा सर इसमें तो हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बड़ा एग्जाम्पल पड़ जाएगा, है ना, सॉल्व करके देखना आ जाएगा। यहाँ देखो एलसीएम निकालो, 6 को सॉल्व करना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 20 को करना, 2 से 10 बार गया, 2 से 5 बार, और 5 5 एकम 5। 6 को लिखो, कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 3। इसे कैसे लिखोगे 20 को? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अच्छा सर अब देखो यही सिनेरियो यहाँ बन गया, है ना। क्या बन गया सर? कॉमन नंबर देखो 2 आ रहा है दोनों में, ठीक है सर। एलसीएम निकाल रहे हैं तो कॉमन नंबर की क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर 2 ले ली सर। बचा कितना? 3 बचा और 5 बचा, 3 और 5। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, और 15 चौका होते हैं 8। अच्छा चेक करके बताओ कि 6 और 20 से सबसे छोटी जो डिजिट है कंबाइन कंबाइन रूप में, वो कौन सी है, कौन सी कटेगी? तो 60 से ऐसी कोई छोटी डिजिट आप ढूंढ पा रहे हो जो 6 और 20 दोनों से कट जाए? 60 से छोटी स्मॉलेस्ट 6 से 10 बार जाएगा, 20 से 30 बार 3 बार जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इससे कोई छोटी डिजिट ढूंढने की कोशिश करो जो 20 से और 6 से दोनों से कट रही हो। ऐसी कोई डिजिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? इसका एलसीएम का आया 60 आया है। तो ये जो डिजिट आती है ना, ये सबसे छोटी डिजिट आती है जो इन दोनों नंबर से जो हमें गिवन है उनसे डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है मेरे भाई। इधर एलसीएम का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में अच्छे से आया होगा। अच्छा सर एचसीएफ तो रहेगा, कैसे रह जाएगा? आ जाओ यहाँ। इसमें क्या है, जब हम एलसीएम सॉल्व करते हैं तो हम कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर तो देखते हैं, बाकी अदर नंबर की भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ में थोड़ा सा और आसान हो जाता है ये चीज़। क्या हो जाता है सर? एग्जाम्पल उठाओ, 12 15 और 21। सर फिर तो एचसीएफ का भी ऐसा ही कुछ मतलब होता होगा। बिल्कुल भाई ऐसा ही होता है। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम, ठीक है भाई। 12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, पावर में लिखना तो आ गया होगा ना, है ना, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता हमें। 2 3 15, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 7। ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जो तीनों में ही हो। सर दिख गया, 3 3 3, अच्छी बात है दिख गया ना। बाकी और कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है। अच्छा सर इसे लिख लो, फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा सर? मेरे भाई यही एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में जो कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर होती है उसे तो लिखते ही हैं, साथ में जो अदर नंबर है उन्हें भी लिख लेते हैं।
लेकिन HCF के अंदर ऐसा नहीं करते हैं ना। HCF के अंदर क्या करते हैं, जो हमें नंबर गिवन है उनका हम सिर्फ कॉमन नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमन नंबर। और वो भी कैसे लिखते हैं, विद लोवेस्ट पावर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, विद लोवेस्ट पावर। LCM में कॉमन नंबर विद हाईएस्ट पावर जाता है और HCF में कॉमन नंबर विद लोवेस्ट पावर जाता है, ठीक है ना। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास HCF निकल के आया रिजल्टेंट के तौर पर, वो 12, 15 और 21, तीन एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 12, 15, 21 तीनों डिजिट को डिवाइड करेगी, एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, है ना। इसका नाम क्यों पड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और जो हमें नंबर गिवन है उन तीनों को ही, इन चारों को जितनी भी गिवन है, दो हैं, उन्हें परफेक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ है, सबसे बड़ा होता है। कॉमन का मतलब तीनों में, या दो नंबर हैं तो दोनों में। फैक्टर का मतलब एग्जैक्ट डिवीजर। अच्छा सर, 3 से काटो 4 बार जाएगा, 3 से काटो 5 बार जाएगा, 3 से काटो 7 बार जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौक 12। और ये जो सर एलसीएम निकल के आता है, ये आता है कि जो डिजिट हमें गिवन है ये उनसे कट जाती है, सबसे छोटी डिजिट होती है। क्या होती है, सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब तीनों से कटे या दोनों से कटे, मल्टीपल का मतलब है मल्टीप्लाई करके आने वाली, है ना। तो ये ऐसी सबसे छोटी डिजिट हमने प्राप्त कर ली जो इन तीनों नंबर से क्या होगी, एग्जैक्टली डिवाइड होगी एलसीएम के अंदर। ये ऐसी सबसे छोटी डिजिट है जो 12, 15 और 21 तीनों से डिवाइड होगी। नहीं सॉरी, वो तो 6 और 20 वाला है, ये वाला था, है ना, ये वाला। ये जो सॉल्व करके आएगा 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7, 720, 7 छिंग 42, है ना, 420। ठीक है, अच्छा कर दिया मैंने, सोल्व, है ना, 420। 12 से काटोगे, 12 कम 12, 12 दूनी 36, 12 पंजे 60, है ना। 420 को यहाँ काट के देख लेते हैं ना, 420। सर इसे प्रूफ तो करा दो, हाँ बिल्कुल अभी करा रहे हैं। 420 आया इसका एलसीएम, 12 से काटना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 में 6 गए तो 6 बचे, 0 बचा, 12 में पंजे 60, कट गया सर, बिल्कुल सही बात है। 15 से काटो 420 को, 15 थी 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, 420। अच्छा सर 420 कौन है, मुझे नहीं पता, बता दो कमेंट में, ठीक है ना। 15 से काटेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 थी 45, 15 दूनी 30, 2 और 1 और 0, ठीक है ना, 2 4 में 3 गए, 120 बचा। और 15 अट्ठे कितने होते हैं, 8 पन्ना 40, 0 8 4 बचे, 8 एकम 8 और 4 12, 120। 15 से भी कट गई तो सर, अच्छा सही बात है। 21 से कितनी बार जाएगी, करके देखो, 21 दूनी 42 होते हैं और 0 बचेगा, 20 बार चली जाएगी। अगर हम 21 में 20 की मल्टीप्लाई कर दें तो 420 ही तो बनता है, 20 का डबल करेंगे, करके देख लो भाई, है ना, नहीं तो क्या मास्टर करके नहीं बता रहा है। 21 दूनी 42, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बचा, ना जाने की 0 हट जा, है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 0 बचेगा, है ना। 20 से मल्टीप्लाई कर लो 21 में, 21 मल्टीप्लाई 0, 20 एकम 20 की 0 कैरी लिया 2, 20 दूनी 40 और 2, अरे सर सही बात है, ठीक। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया ना। सबसे छोटी संख्या आएगी जो 12, 15, 21 से कट जाएगी, इससे सबसे छोटी संख्या कोई एग्जिस्ट करेगी नहीं। एलसीएम का यही सिग्निफिकेंस होता है। एचसीएफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एचसीएफ का सिग्निफिकेंस यही होता है मेरे भाई कि सबसे बड़ी संख्या मिलेगी जो इन तीनों नंबर या इन दोनों नंबर जो भी हमें गिवन नंबर है उनका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों नंबर को काट सके, है ना। और इससे सबसे छोटी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों नंबर से कट जाए, है ना। तो उम्मीद है एचसीएफ आपको, एलसीएम भी क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करके देख सकते हो, है ना, और भी कॉन्सेप्ट में। और जहाँ भी आपको दिक्कत आए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें करके कमेंट हमें बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, या आपने ऐसा कैसे बता दिया ना, या आपको कोई और सुझाव देने होता है, मैं कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं ना, हम उन पर ज़रूर विचार करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है सर, आगे एचसीएफ से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अच्छे से समझना, ठीक। फाइंड एचसीएफ क्या करना है सर, अभी तो आपने बताया है एचसीएफ का बारे में, एचसीएफ के बारे में। अच्छा सर इसमें क्या करोगे, तो जो बेसिक था एचसीएफ का वो क्या था, जैसे मैंने 6 और 20 का निकाला है ना, 6 और 20 का करो, 2 तिया 6, 3 एकम 20 का करेंगे 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, 2 3 6 का हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का जाएगा 2 की पावर 2 गुणा जाएगा। अच्छा सर कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर क्या होती है, एचसीएफ होती है। कॉमन नंबर की क्या होती है, लोएस्ट पावर एचसीएफ होती है सर। 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर 1 है, तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा 6 और
20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है मेरे भाई कि 6 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दो ही होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। 2 3 जा 6 और 2 से 10 टाइम। इससे बड़ा कोई नंबर बताओ, कोई करता हो। 4 20 को काटता है, 4 6 को नहीं काटता है ना। 10 20 को काट देगा, 10 6 को नहीं काटेगा। और ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। 6 खुद 6 को काटेगा, 20 को नहीं काटता है ना। 6 3 18 होते हैं, 6 चौक 24 होते हैं, 20 नहीं आता उसमें। तो ये वाली बात थी एचसीएफ का, ये था बेसिक। क्या था मेरे भाई? ये बेसिक था। अच्छा सर, अब इसमें आप क्या नया बताने जा रहे हो? ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिख रखी है? हाँ मेरे भाई, आपने बचपन से आप डिवाइड करते जब आ रहे हो तो आपका जो डिवाइड का फॉर्मेट रहता है वो रहता है डिविडेंड, जिसमें आप डिवाइड दोगे। यहाँ होता है डिवीजर, कुछ डिवाइड देकर आता है उसे मैं यहाँ नहीं ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, उसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्वोशिएंट। अरे क्लास में मजा आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, अच्छी तरह से। और अपना जो एंगेजमेंट है चैनल पर बनाए रखें, और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम तक भेजते रहें कमेंट के माध्यम से, है ना। हम उन पर का समस्या का जरूर समाधान करेंगे, है ना। डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट। जब हम डिवीजर्स का टेबल पढ़ते हैं क्वेश्चन में कुछ, तो यहाँ कुछ आता है डिजिट, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ कुछ बचता है। उसी बचने वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिमाइंडर बोलते हैं। उसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल, जो शेष रह गया हिंदी में, है ना, शेषफल, रिमाइंडर। डिवीजर से डिविडेंड में भाग दिया, क्वेश्चन टाइम गया, और क्वेश्चन टाइम को जब हमने सॉल्व किया तो बचा क्या? रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है ना। लेकिन डिवीजर से हमेशा रिमाइंडर क्या रहना है? छोटा ही रहना है। ये क्यों रहना है डिवीजर हमेशा छोटा? अगर डिवीजर से, गौर करने वाली बात है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बच्चे इसमें घूम जाते हैं। डिवीजर से अगर रिमाइंडर बड़ा रहेगा तो डिवाइड होता ही चला जाएगा। डिवाइड रुकेगा कब? जब डिवीजर से रिमाइंडर छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो डिवाइड आगे जाएगा ही नहीं। कब नहीं जाएगा? क्यों पागल बना रहे हो सर? 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 0.5 टाइम नहीं जाता? जाता है, पर वो डेसिमल में जाता है ना। हम बात कर रहे हैं अभी नेचुरल होल नंबर की, ठीक है। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हो? जब डिवीजर से, जैसे मान लो यहाँ 3 बचे, रिमाइंडर का बचे 3 बचे, और यहाँ 2 हो, तो 2 का पहाड़ा 3 में जाएगा नहीं। 2 एकम 2, 1 बचेगा। फिर डिवाइड रुकेगा कब? रिमाइंडर हम कब मानेंगे? आगे उसमें डिवाइड नहीं देंगे। जब डिवीजर से छोटी वैल्यू रह जाएगी, है ना, जैसे 1 रह जाए, यहाँ 2 रह जाए, तब हम उसे अगर हमें डेसिमल में नहीं लिखना है तो हम उस डिवाइड को वहीं रोक देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है एचसीएफ के लिए। अच्छा सर, इस बात को एक बहुत बड़े ठीक ठाक मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम है मैथमेटिक्स में, जिसमें पहले था 10th क्लास में चैप्टर 1 में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से। क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से एक स्टेटमेंट था। किसके नाम से था? यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा। सर ये क्या नई बात बता दी आपने, हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं। अरे भाई है, था और है भी, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में से कट कर दिया है ना, सिलेबस में भी नहीं दे रखा है। लेकिन और नॉलेज आप ध्यान रखो, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी नंबर, किन्हीं 2 नंबर का एसएफ लगाने के लिए, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। यूक्लिड डिवीजन लेमा, सर ये क्या है? पहली बात तो यहीं से क्लियर हो रही है कि डिवीजन है, ये भाग के बारे में बात करेगा, डिवाइड के बारे में बात करेगा। दूसरी बात सर, ये लेमा क्या है? ये क्या बता दिया आपने भाई? लेमा होता है कोई प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। क्या है भाई? प्रूवन स्टेटमेंट। ये कोई स्वयं सिद्ध कथन होता है। क्या होता है? स्वयं सिद्ध, मतलब किसी ने एक बात बोल दी, वो अपने आप में सिद्ध है ना, हम उसे प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम इस स्टेटमेंट का यूज करके किसी दूसरी चीज को प्रूफ जरूर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लेमा को बार बार इसी तरह से यूज करते चले जाएं तो बार बार यूज करने के चक्कर में एक सीरीज बन जाएगी, है ना। एक बार लिखी, फिर 2 बार लिखी, 3 बार लिखी, उसी क्रम को जब हम किसी चीज को बार बार दोहरा रहे हैं तो उसी बात को हम बोल देते हैं एल्गोरिदम। तो इसी से एक नया शब्द नीचे निकल के आ जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या आ जाता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अगर एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी हो तो उन्हें खोल के देखना, उसमें ये चीज इंक्लूड है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गो। अच्छा सर, इसका यूज़ बता दो। यही बस अपनी बातों को बोलते रहोगे? बिल्कुल बता रहे हैं भाई, 2 मिनट का टाइम दो वैसे ना। अच्छा सर, अब इसका ये क्या बताया था हमने, और ये क्या लिख रहे हो आप? कोई लिंक है इसमें? बिल्कुल लिंक है मेरे भाई। अच्छा, अगर कोई नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, कोई हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सर कौन कौन से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हो भैया? एक ए मान लो और एक मान लो बी, और केस लगा लो जो ए है वो बड़ा है बी से। क्या है? ए जो है वो बड़ा है बी से। अच्छा सर, क्या करोगे? अरे मेरे भाई, जो संख्या बड़ी है उसमें ही तो डिवाइड देंगे छोटी संख्या से, तो क्या करेंगे हम? बी से ए में डिवाइड देंगे।
मान लिया, लेट सपोज है ना, मैथ में लेट कर रहे हैं हम है ना, ए में बी से डिवाइड दिया, क्यों डिवाइड दिया, क्योंकि हमने माना ए बड़ा है बी से, तो बी जब छोटा है तो ए में आसानी से डिवाइड कर सकता है ना, तो बी में जब ए में डिवाइड करेंगे, बी से ए में, इससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से ए में डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम जा रहा है, क्यू टाइम जा रहा है, क्वोशिएंट था ना, तो हमने ऐसे ही लिया है। डिविडेंड हमारा क्या होगा, ए हो गया, डिवीजर हमारा क्या हो गया, पी हो गया, क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। जब बी से ए में डिवाइड देंगे, क्यू टाइम जाएगा तो कुछ आएगा, भी क्यू आ सकता है ना, जनरली बता रहा हूँ है ना, और यहाँ कुछ बचेगा भी, जीरो भी बच सकता है, जीरो से बड़ा ही बच सकता है, तो उसे हम क्या मान लें, स्मॉल आर मान ले रहे, क्या मान ले रहे, स्मॉल आर। उम्मीद है इतनी चीज जो है रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ रही होगी। सर ये क्या कर दिया, ए बी क्यू, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बेटा यहाँ आ जा दोबारा लौट के, हम इस चीज़ को अगर वेरीफाई करें डिवाइड को, तो हम क्या अलग करते हैं, डिविडेंड, मतलब जिसमें हमने डिवाइड दिया है वो किसके बराबर आता है, जिससे हमने डिवाइड दिया है, डिवीजर की मल्टीप्लाई कर दें जितनी बार डिवाइड गया है, क्वोशिएंट टाइम, तो क्वोशिएंट, और जो बचा है नीचे आके रिमाइंडर, चाहे जीरो बचा हो चाहे जीरो से बड़ा बचा हो, रिमाइंडर। अच्छा सर ये बात है, इंपॉर्टेंट बात छुपा रखी थी आपने हमसे। डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अच्छा सर, सर इसे एग्जांपल से समझाइए, चल मेरे भाई अगली स्लाइड ले लेते हैं, नहीं है ना, एग्जांपल समझाते हैं, 130/22, ठीक। अच्छा सर बताइए सर, नई स्लाइड ले लिया आपने, अच्छा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगी, जैसे मान लो हम 12 में, 12 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 चौक 12, रिमाइंडर बच गया 0। अच्छा सर एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस क्या हो जाएगा सर, एक बढ़ा के ले लो, 13 में डिवाइड करो 13 से, 3 से, ठीक है, 3 चौक 12, 3 में 2 गया, एक रिमाइंडर बच गया। अच्छा सर अब लगा के दिखाओ यहाँ, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, 12 इज इक्वल टू 3 डिवीजर क्वोशिएंट 4 प्लस में 0, क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हो, 12 बराबर 3 चौक 12 प्लस 0, 12 प्लस 0 12, 12 बराबर बराबर 12, तो एल एच एस बराबर आर एच एस होगी ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है सर समझ गए। अगला स्टेप देखो ये वाला, इसे लिखते हैं 13 इज इक्वल टू डिवीजर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 1। अच्छा सर 13 बराबर 3 चौक 12 प्लस में 1, 13 बराबर 12 प्लस 1 क्या होता है, 13 होता है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं आ गई। इसी चीज को, इसी बेसिक चीज को हमने एक नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को हम एक स्टेटमेंट बना प्रूवन स्टेटमेंट। अब हम इन चीज़ों को बार बार जब अगर रिपीट कर दें तो वही क्या बन जाएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बन जाएगी। अच्छा सर आप ये बताना चाह रहे थे, हाँ जी ये बताना चाह रहे थे ना। अच्छा एक और नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करते हैं, इसका जो यूज़ है हम उसको हाँ यूज़ करेंगे। अच्छा मैं इसका एक जर्नलाइज स्टेटमेंट बना देता हूँ ना, जर्नलाइज, जर्नल, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंपटीशन वगैरह में, कि नहीं अगर कोई भी दो बड़े नंबर है ना उनका अगर हमें एच सी एफ निकालना, जल्दी से जल्दी निकालना है, तो हम एच सी एफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमने ए में बी से डिवाइड किया था, क्यू टाइम गया था और कुछ यहाँ आया था, घटाकर यहाँ आर बचा था, यहाँ क्या बचा था, आर बचा था रिमाइंडर। अच्छा डिवाइड रुकता कब है, जब डिवीजर से छोटा रह जाए रिमाइंडर, तभी तो रुकता है। अच्छा सर एक लिमिट भी लग गई, हाँ हाँ जी लिमिट लग गई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड किस में दिया, ए में दिया, बराबर किससे दिया, बी से दिया, मल्टीप्लाई कितने बार गया, क्यू टाइम गया, और रिमाइंडर कितना बचा, आर बचा। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी यही बात है। डिविडेंड बराबर डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही था हमारा जनरल स्टेटमेंट। इसी को एक ने एक लेमा के नाम में दे दिया, यूक्लिड बाबा थे उन्होंने बता दिया ना, इसीलिए इसका नाम क्या बोल रहे हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड से उन्होंने दिया था ये ना। ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस में आर। अच्छा सर आप आर की कुछ लिमिटेशन भी बता रहे थे मेरे भाई, हाँ सही बात है, आर क्या हो सकता है, आर जीरो हो सकता है, रिमाइंडर जीरो भी तो बच सकता है, 4 या 12 पूरा कट रहा था ना, और उससे बड़ा भी हो सकता है क्या, आर, क्या हो सकता है आर, लेकिन डिवीजर से छोटा ही होगा हमेशा, समझ गए ना। जब हम स्टेटमेंट को लिख रहे होंगे तो जो आर है वो हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, और रिमाइंडर जो है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। ये है हमारा पूरा स्टेटमेंट, जनरल फॉर्म किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का है ना। अब हम इसे यूज करेंगे किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए। अच्छा सर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं ना, तो हमारा प्रीवियस स्लाइड में क्या एग्जाम्पल था, वो था 135 और 225, ठीक है। अच्छा सर कर लेते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल था कि फाइंड एचसीएफ, फाइंड
एच सी एफ, फाइंड एच, इनका एच सी एफ निकलवा लियो सर। एक था 135 और एक था एंड 22। इन दो नंबर का क्या करना, हमें एच सी एफ निकालना है। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। अच्छा सर करिए। यहाँ छोटा नंबर कौन सा है, 135 जो है वो छोटा नंबर है 225 से, तो 225 से डिवाइड करोगे 135 से करोगे। सर आपने बताया था जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, करो भाई। 225 में 135 से डिवाइड मारो। अच्छा सर 100 का डबल किया 235 का डबल किया 70, तो 270, ये तो 225 ही है, तो 2 टाइम तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा ना। 1 टाइम करो, 135 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 2 में, अब 2 से तो 3 घटा ही नहीं जा सकते, तो एक कैरी लिया, 12 में 3 गए, ठीक है मेरे भाई, 12 में 3 गए 9, 90 टाइम। अच्छा सर यहाँ तो रिमाइंडर 90 बच गया, तो यहीं से तो शुरू होगी कहानी। अब ये होगा केस नंबर 1, क्या होगा ये, स्टेप नंबर 1। अच्छा सर आपने अभी ये नया जुगाड़ लगा दिया कि हाँ जितना रिमाइंडर बच गया अब वो बन जाएगा डिवीजर, जितना रिमाइंडर बच गया अब वो बनेगा डिवीजर, और जो पहले डिवीजर था वो बनेगा डिविडेंड, उसमें डिवाइड करेंगे, 135 नीचे आ जाएगा। अच्छा सर ये कहानी है, हाँ जी यही कहानी है। 90 से अब 135 में डिवाइड करो, 90 का डबल होता है 180, 180 2 टाइम तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 90 कम 90, 90 बन जाए 90 है ना। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बार, और 13 में से 9 गए तो 4 बार है ना, ठीक है मेरे 45। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी यही बात है। अच्छा फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो रिमाइंडर था वो हमने डिवीजर बनाया, और जो पहले डिवीजर था उसे हमें डिविडेंड बना लिया। अच्छा सर अब भी वही करेंगे, बिल्कुल ये रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवीजर, और डिविडेंड क्या हो नीचे आ जाएगा, 90 आ जाएगा नीचे। 45 का टेबल पढ़ो, 90 आ जाए, तो 45 दूनी कितने होते हैं, 90 होते हैं ना, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 और 1 9, कंप्लीटली बच गया। क्रॉस बना दिया सर आपने, अरे ले भैया 0 बना देते, ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब यहाँ ध्यान देनी है ना, तो एक बार रिमाइंडर बचा, ठीक है, फिर दूसरी बार रिमाइंडर बचा था, ये पूरा कंप्लीट होगा 2 स्टेप में। अच्छा सर 2 स्टेप क्यों बोल रहे हो मेरे भाई, यहाँ ध्यान देना है, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्या ध्यान देना है सर, ध्यान देना है कि जिस डिवीजर पर रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस डिवीजर पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही डिजिट क्या बोली जाती है, एच सी एफ बोली जाती है। किन 2 नंबर की, जो 2 नंबर हमें गिवन है, तो एच सी एफ ऑफ 135 कॉमा 225, एच सी एफ ऑफ 135 कॉमा 225 क्या बन जाएगा मेरे भाई इसका आंसर 45। अच्छा सर एच सी एफ का मतलब क्या बताया था मैंने, एच सी एफ का मतलब बताया था कि वो सबसे बड़ी डिजिट जो उन दोनों नंबर का फैक्टर हो। 45 से 135 भी कटेगा, और 45 से 225 भी कटेगा, ये सबसे बड़ी डिजिट होगी जो इन दोनों नंबरों को कॉमनली कट करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप घर पे बैठ के चेक कर सकते हो कि काटेगी या नहीं काटेगी ना। अच्छा कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप वहाँ लगा के देख सकते हैं ना। अच्छा सर जल्दी दीजिए सर, दे रहे हैं भाई है ना, आप इस चीज़ को घर पे जाके अप्लाई कर सकते हो, एनसीईआरटी में ही है, पुरानी किताब है ये ना। 196 और एंड 38220, और एक सवाल है 867 ठीक है। और सर आप नॉर्मली एग्जांपल अपने आपसे अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे मान लो 6 और 8 में चेक कर सकते हो है ना, 20 और 100 में चेक कर सकते हो, 144 और 12 में चेक कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको घर पर बैठकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट के साथ, यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ। और जब हमने ये रिपीट करे भाई, ये भी एक लेमा बनी, इतनी एक बार आई, फिर यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसमें लेमा 12 रिपीट हुई है ना, एक स्टेटमेंट जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसकी जो रिपीटिशन है उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, एल्गोरिदम बोल दे रहे हैं, क्रम में चल रही है ना चीज। तो जिस डिवीजर पर यहाँ फोकस करना है, जिस डिवीजर पर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, वही क्या बोला जा रहा है, एच सी एफ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, एच सी एफ बोला जा रहा है। आज की क्लास उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इसी तरह से हम आगे की क्लास भी लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके है ना, हर एक कॉन्सेप्ट पे बारीकी से बात करनी है, हर एक। अभी तो हम कंक्लूसिव सीरीज का कंसेप्ट लेक्चर चला रहे हैं ना,
जब हम इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट बता देंगे आपको, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन, है ना, फिर आएंगे PYQs, फिर आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।